सभी लोगों का कलेक्टिव जो बयान था उसकी वजह से नीतीश कुमार को देश विरोधी घोषित कर दिया गया था। आपको इस मुद्दे पर नहीं बोलना है। सेना पर उन्होंने बयान दिया था, एलपीजी भूल जाओ, प्राइवेटाइजेशन भूल जाओ, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरो। किसानों के मुद्दे पर भी आप चुप रहें। उस पर भाजपा अगर गलती करती है तो भाजपा को घेरने की आवश्यकता है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांग दिया है कि आप पुलवामा वाले मुद्दे पर जनता और देश के सामने आइए और आकर स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्या मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोदी शाह की चोरी पकड़ ली है। क्या बीजेपी की सबसे कमजोर नब्ज को दबा दिया है? और अगर वाकई में ऐसा कुछ निकलकर सामने आता है तो राहुल गांधी की तरह मोदी शाह की भी गद्दी चली जाएगी। पूरा मसला क्या आपको बताते हैं। ललन सिंह ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया जहां तत्कालीन गवर्नर रहे सतपाल मलिक के इंटरव्यू का जिक्र है, और वो इंटरव्यू काफी विस्फोटक है, जहां वो कहते हैं कि पुलवामा में जो 40 जवानों की हत्या हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से चूक हुआ था। और हमने बकायदा पीएम मोदी से जब फोन पर बात हुई तो हमने कहा कि गलती हमारी तरफ से हुई, तो पीएम मोदी ने कहा कि तुम चुप रहो। और फिर जो है उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए कि हम बकायदा सीआरपीएफ ने 5 चार्टर प्लेन मांगे थे, अगर गृह मंत्रालय दे दी होती तो फिर जवानों की हत्या नहीं हुई होती। तो काफी जो है ये कहीं कह सकते हैं एक बड़ा आरोप लगाया है। और ये कोई आरोप किसी विपक्षी पार्टी के नेता नहीं लगाया, बल्कि सत्यपाल मलिक जो उस वक्त गवर्नर की भूमिका में वहां थे। और केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर कहीं ना कहीं एक सीएम के जैसा होता है, सब कुछ वही हैंडल करता है। तो हम इसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में संपादक मनुष्य से बात करेंगे। सर, ललन सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, और ये आरोप, बाकी चीजें ठीक है, अडानी वाला मसला लोगों को समझ में नहीं आता, क्या हिंडनबर्ग है, क्या रिपोर्ट है, क्या ब्लैक मनी होता है, लेकिन ये कि आर्मी से सेंटिमेंट से जुड़ा मसला है कि भाई जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें गैर जिम्मेदारी निभाया गया, सीआरपीएफ ने चार्टर प्लेन मांगा, नहीं दिया गया। वहां पे हर 50 मीटर पे एक पुलिस जवान होता है, तो वहां जो है क्यों पुलिस जवान तैनात नहीं था? आरडीएक्स जो है लेकर के 300 किलोग्राम कैसे जो है घुस जाता है, और उनको बकायदा बुलेट प्रूफ या बम निरोधक गाड़ियां क्यों नहीं दी गई? जब हेलीकॉप्टर मांगा गया तो क्यों नहीं दिया गया? तो ये सवाल जो ललन सिंह उठा रहे हैं, सर क्या लगता है इसकी सियासत को लेके भी इस पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिस दिन पुलवामा हुआ था उस दिन से ही विपक्ष के लगभग कई नेता इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करना चाहते थे, लेकिन शुरुआती दौर में सभी को रोक दिया गया। विभिन्न पार्टियों के नेता जो चाहते थे इस पर सवाल खड़े करना, उनको भी उनकी पार्टियों ने रोक दिया था कि सेना वाला मसला है, आप उठाएंगे तो ये जनता में हमारे निगेटिव चला जाएगा और चुनाव में इसका हमें घाटा हो सकता है। 2014 में नरेंद्र सिंह का एक बयान आता था, सेना पर उन्होंने बयान दिया था, उसको इतना पलट दिया गया कि नीतीश कुमार के ऊपर ही वो पूरी तरीके से आकर गिरा था, और उसकी वजह से बहुत पीटी थी नीतीश कुमार की, कैसा बयान कैसे दे सकते हैं। और उसकी वजह से बाद में आपको भीम सिंह का भी बयान आया था, वो नीतीश कुमार के ही मंत्रिमंडल में थे उस समय, कैबिनेट में, और उन्होंने बयान दे दिया था। बाद में भीम सिंह भाजपा ज्वाइन कर लिए थे, याद रखिएगा। और जब भीम सिंह वहां थे और उन्होंने बयान दिया था, इसी तरह गुलाम गौस ने भी बयान दिया था, वो भी मंत्री थे नीतीश कुमार के कैबिनेट में, और उन्होंने भी बयान दिया था सेना पर। इन सभी लोगों का कलेक्टिव जो बयान था उसकी वजह से नीतीश कुमार को देश विरोधी घोषित कर दिया गया था। भाजपा से अलग होते ही नीतीश कुमार को इज्जत का अबू कह दिया गया था, और वो सारे निगेटिविटी जो राष्ट्रवाद के खिलाफ होती है वो उन पे थोप दी गई थी, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। तत्काल 2014 के चुनाव में वो और लालू यादव दोनों बिहार में एकदम पूरी तरह से फिसड्डी हो गए थे। लेकिन एक साल में ही जनता को रियलाइज हो गया कि भाजपा कैसी है, और 14 में जहां प्रचंडता से मोदी आए, वहीं 15 में वहां बिहार में कहीं नहीं दिखे। इनफैक्ट नीतीश और लालू ने मिलकर भाजपा की धज्जियां उड़ा दी यहाँ बिहार में। तो ये साबित करता है कि बिहार के लोग बहुत तेज हैं, पकड़ लेते हैं चीजों को। अब देखिए, पुलवामा वाला मुद्दा जब फाइनली इस मुद्दे पर जब सवाल खड़े होने लगे धीरे धीरे, तो मुझे याद है कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस मुद्दे पर सवाल खड़ा किया था। कांग्रेस पार्टी ने अगले दिन ही उनको बोल दिया था कि चुप रहना है, आपको इस मुद्दे पर नहीं बोलना है। लेकिन सत्यपाल मलिक ने आज बिल्ली गले में घंटी बांध दी, और इसकी वजह से आपने सही कहा कि अडानी भूल जाओ, एलपीजी भूल जाओ, प्राइवेटाइजेशन भूल जाओ, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरो। किसानों के मुद्दे पर भी आप चुप रहें। आप लगातार मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चुप रहते हैं, लेकिन एक मुद्दा जो भाजपा हमेशा बुनाती रहती है, राष्ट्रवाद का मुद्दा, सेना का मुद्दा, उस पर भाजपा अगर गलती करती है तो भाजपा को घेरने की आवश्यकता है। और ये अगर आप आवाज उठाते हैं तो आप देश विरोधी नहीं होते हैं, बल्कि आप उन
लोगों के साथ खड़े होते हैं, उन परिवारों के साथ खड़े होते हैं, उन मृतकों के साथ खड़े होते हैं जिन्हें बिना मतलब के, अगर ये बात सही है तो शहीद कर दिया गया, और वो भी अपनी ही गलतियों से। निश्चित तौर पर सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया विपक्ष को, लेकिन एक बात यहां जान लीजिए, मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूं, एक तरफ जहां सत्यपाल मलिक ने इतना बड़ा हथियार दे दिया विपक्ष को, वहीं विपक्ष बिहार में और बाकी राज्यों में लगातार अतीक के मुद्दे पर फंसा हुआ है। विपक्ष पूरी तरीके से मुस्लिमों का वोट बैंक अपने पाले में करने के लिए सत्यपाल वाले मलिक वाले मुद्दे को पूरी तरीके से छोड़ रहा है। लेकिन मैं फिर बधाई देना चाहूंगा जदयू को, नीतीश कुमार एक बार फिर से इस मुद्दे पर राजधर्म का ही पालन कर रहे हैं। और ललन सिंह से देखिए मेरा बहुत सारा विषयों पर मेरा रहता है उनसे अनबन, लेकिन एक बात बहुत अच्छी उन्होंने की कि उन्होंने सारी बातें अतीक अहमद छोड़कर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांग दिया है कि आप पुलवामा वाले मुद्दे पर जनता और देश के सामने और आकर स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्या मामला है। ऐसी चीजों पर अगर अफवाह उड़ती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सैनिकों का, हमारे राष्ट्रवाद का धज्जी उड़ता रहेगा। और अगर इस मुद्दे पर भाजपा थोड़ा भी बैकफुट पर जाती है तो याद रखिए, जो हथियार 24 में चाहिए था इन लोगों को, वो घर बैठे बिठाए मिल गया है। आप जयराम नरेश है कांग्रेस नेता सर, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही इंटरव्यू चलता है सत्यपाल मलिक का और अगले दिन जो है अतीक वाला मसला होता है, तो कांग्रेस का जो ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है क्योंकि ये सबसे कमजोर नब्ज है। अगला सर एक आर्टिकल, एक नियम है, उसको हम जिक्र करना चाहेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923 के तहत सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो। बकायदा ये नियम है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। अगर सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं उनको जेल में डालिए, यही भारत की छवि बदनाम हो रही है। यही कारण है कि विपक्ष के कई नेताओं को चुप कराया गया था अलग अलग समय पर, लेकिन सत्यपाल मलिक जिस तरीके से अड़ गए इस मुद्दे पर और लगातार वो बयान दे रहे हैं, रवीश कुमार को उन्होंने दिया, फिर लगातार अन्य चैनलों पर वो जो बातें कह रहे हैं उन बातों का जवाब नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, नहीं है अमित शाह के पास। और आप जान लीजिए, एक छोटी सी बात को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की कोशिश इन लोगों ने की और अंततः हुआ भी, और जो हड़बड़ी उसमें दिखी, वो हड़बड़ी कहां दिख रही है इन मामलों पर? कम से कम जवाब तो देना चाहिए। बिल्कुल, सत्यपाल मलिक अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए इस मसले पर। डिफेंस मिनिस्ट्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करना चाहिए और सामने आरोप है सार्वजनिक करना चाहिए और तथ्य रखने चाहिए कि अब नहीं तो कब। 40 जवान जो सीमा पे अपनी जान बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, उनकी जान का सवाल है। और देखिए एक और बात समझ लीजिए कि फिर चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसी घटना फिर हो जाएगी तो क्या विश्वसनीयता रह जाएगी इस सरकार की? क्या विश्वसनीयता रह जाएगी? आगे से कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन पर जो जनता है वो कैसे ट्रस्ट कर पाएगी सरकार पर? अपनी चुनी हुई सरकार पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। सत्यपाल मलिक ने जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो हथियार दिया है उसका उपयोग अगर सही ढंग से विपक्ष कर ले, नीतीश कुमार ने तो पकड़ लिया है, ललन सिंह ने तो पकड़ लिया है, और इस मुद्दे पर यदि देशव्यापी आंदोलन किया जाए और सरकार को मजबूर किया जाए तो आप निश्चित मानिए कि जो दावे किए जा रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारी उनकी हो जाती, लेकिन उनको कोई पूछ तक नहीं रहा है। इसको सेल्फ डिटोनेट होने दिया जा रहा है इस मामले को, कि खुद ही खत्म हो जाए। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा या मुझसे का डरी हुई है क्योंकि वो राज्यपाल रह चुके हैं, करीबी हैं, बहुत सारे गहरे राज हैं उनके पास, वो सोच रहे हैं अगर इनको पकड़ा जाए तो और राज उगल सकते हैं। सत्यपाल मलिक बेसिकली वहां सीएम जैसे पद पे थे, बिल्कुल, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, उनके पास ताकत थी और उनके पास वो इन्फो होता है। हाँ, गलती तो उन्होंने भी की, जब स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरे से गलती हुई है। उस वक्त जब ये बातें उन्हें पता थी तो तब देश के सामने रख देते तो शायद 2019 के चुनाव है उसमें भाजपा फायदा नहीं उठा पाती सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा का। और आज फिर भी मौका हमारे पास है। अगर देश के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र केंद्र में बैठी सरकार कर रही है तो एक नागरिक को पता होना चाहिए कि चीजें क्या है स्पष्ट तौर पर। और देखिए कहीं ना कहीं ललन सिंह ने इस मुद्दे को उठाकर बेचैनी तो बढ़ा दी है। यदि कांग्रेस और बाकी दल इस मुद्दे पर साथ दे दे जदयू का और ललन सिंह का, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से कुर्सी छीनी गई है राहुल गांधी की, उससे बड़ा विकेट गिर सकता है, नरेंद्र मोदी तक ये आज पहुंच सकती है। और यदि डायरेक्ट जो बोला था ना कि लड़ाई, जैसे सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उस पर डायरेक्ट अगर सवाल पूछे जाए नरेंद्र मोदी से और डिफेंस के जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं या फिर केंद्रीय हमारे गृह मंत्री हैं उन सब से पूछा जाए तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़े लफड़े में फंस जाएंगे। और चुनाव के पहले यदि ये चीजें साबित हो जाती हैं थोड़ी भी, तो मान कर चलिए कि नरेंद्र मोदी को दोबारा आने से
दोबारा नहीं आने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये था सतपाल मलिक ने जो एक इंटरव्यू दिया, बहुत विस्फोटक खुलासा किया और 4-5 सवाल जो पूछे काफी महत्वपूर्ण है। वो सवाल ही अगर मोदी सरकार से पूछा जाए तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो बोले कि हम इस पर कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो 4-5 सवाल जो काफी महत्वपूर्ण है कि जब सीआरपीएफ ने प्लेन मांगा तो क्यों नहीं दिया गया, हर 50 मीटर पे फोर्स रहता है तो 300 किलो RDX लेके कैसे पहुंच गया, बाकायदा जो है बंकर जो होता है बम निरोधी बंकर वो क्यों नहीं दिया गया। तो ये तमाम सवाल हैं और मोदी के बारे में आरोप लगा के कह दिया कि हमारी फोन पे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि तुम चुप हो जाओ। तो तमाम तरह के आरोप हैं। तो कम से कम ये आरोप सही है गलत है? अगर गलत है तो फिर जो हमने एक्ट का नाम बताया 923 उसके तहत उनको सजा होनी चाहिए, या फिर जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उसके तरफ से सवालों के जवाब आने चाहिए, क्योंकि ये सेना की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। ये भी आरोप लगा कि 3000 करोड़ रुपए का उनको घूस तक ऑफर किया गया था चुप रहने के लिए। उन्होंने हालांकि इसको डिनाई कर दिया है। और एक बात जान ली, सत्यपाल मलिक ने केवल हथियार ही नहीं दिया बल्कि हथियार बनने के लिए भी तैयार है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ूंगा नहीं, लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के कोई भी दल अगर बड़ा आंदोलन करते हैं इस मुद्दे पर तो मैं उस मंच पर बैठा रहूंगा सबसे पहले। सब समझ रहे कितनी बड़ा अन्ना आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है अगर इस मुद्दे पर, जैसे ओरोप के लिए आप देखिए कि कैसे केंद्र में दिल्ली में बड़ी एक लड़ाई लड़ी गई थी, पूरे सर्विसमैन एकजुट हो गए थे और मोदी सरकार के खिलाफ हो गए थे। तेग बहादुर ने उत्तर प्रदेश में क्या किया था, किस तरीके से अकेले उसने नाक में दम कर दिया था नरेंद्र मोदी के। अगर इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक को थोड़ी भी सहायता मिल जाती है या इस मुद्दे को विपक्ष उठा लेता है तो आप जानिए कि कहीं ना कहीं बिहार से, मैं बार बार जो कह रहा था कि बड़ी क्रांति हो सकती है, फिर हो जाएगी। तो चलिए, आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।